Bicuting in progress.
Good morning, all of you. थोड़ा सा प्लान में चेंजेस है। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी बाद में स्टार्ट होगा, अभी कैलोरीमेट्री है ना। मुझे पता नहीं है, मेरे पास तो ऑर्डर आ जाता है, मैं वो करा देता हूँ। ठीक है, हेडिंग डालिए कैलोरीमेट्री। देखिए एज पर शीट यह हमारा हीट 1 में आएगा। किसमें? हीट 1 जो है आपका शीट में ना, हीट 1 के नाम से शीट है, उसमें कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर है। ओके, हीट 2 में आपका केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। ईएम वेव का डिस्कशन मैंने लास्ट के 15 मिनट बोला था ना, तो लास्ट के 15 मिनट्स में ईएम वेव का डिस्कशन करेंगे। मुझे याद दिला देना 15 मिनट पहले। ओके, तो देखिए कैलोरीमेट्री क्या है। कैलोरीमेट्री में किसकी स्टडी है? मेजरमेंट ऑफ हीट का स्टडी है। क्लियर? तो मुझे बताओ, थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट जानते हो आप लोग? थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट तो जानते हो कि वो भी नहीं जानते? देखो थर्मामीटर में क्या होता है कि भाई टेम्परेचर आपने मेजर करने के लिए, हालांकि हम लोग 13 में बताते नहीं है। हाँ, जैसे क्या होता है थर्मामीटर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप उसमें मरकरी यूज कर रहे हो, है ना, बल्ब के अंदर, तो आप क्या करेंगे, उस सिस्टम को ले जाके किसी जिसके ऊपर आपको टेम्परेचर नापना है उस पर रखते हो आप लोग। तो पहले उसको कैलिब्रेट कैसे किया जाता है? तो जैसे मेरे पास ये थर्मामीटर है, ये इसका बल्ब है। ओके, इस बल्ब में क्या भरा हुआ है? मरकरी भरा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे करेंगे कि भाई जैसे थर्मामीटर पहले डिजाइन करना है, तो मान लीजिए आपने केल्विन स्केल में किया है उसको, या डिग्री फ़ारेनहाइट में किया है, या फिर आपने उसको डिग्री सेल्सियस में किया है। तो इन सब में क्या कंडीशन है? हम लोग दो कंडीशन यूज करते हैं। एक तो आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होता है ना, तो वो टेम्परेचर आपका केल्विन स्केल पर कितना होता है? 273.15। किस स्केल पर? डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस। और आपका अगर हम बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर जहां पर होता है उसको हम लोग कितना बोलते हैं? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिल्कुल भूल गए क्या तुम लोग? जल्दी आओ, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है जब तक आ रहे हैं लोग, है ना। तो जो थर्मामीटर है उसमें क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग ऑफ वाटर को कंसिडर किया गया है। इसी तरह से आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15 केल्विन, केल्विन स्केल पर दिया गया है। इसी तरीके से जो बॉइलिंग वाटर है, वाटर जब बॉइल करता है, ठीक है, तो वाटर जब बॉइल करता है तो उस जगह को आपने डिग्री सेल्सियस में क्या बोला है? 100 डिग्री सेल्सियस। और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना? 212। बहुत खतरनाक मामला है भाई। और केल्विन स्केल पे 273.15। ठीक है, तो आपने क्या किया हुआ है, एक ऐसा सब्सटेंस लिया हुआ है जो टेम्परेचर के साथ रेस्पॉन्ड करता है, उसको आपने यहाँ भर लिया। हम लोग बात कर रहे हैं अपने मरकरी थर्मामीटर की, तो आपने इस बल्ब में भर लिया है। तो क्या करोगे आप, पहले इसको रखा जाके आपने किस पर? आइस पे। आइस मतलब जहां पर वाटर फ्रीज होगा उस कंडीशन पे। तो मान लीजिए उस कंडीशन में आपका मरकरी बल्ब में यहां तक राइज हो रहा है। तो अगर हम तीन अलग अलग सिस्टम्स की बात करें, और ये तीसरा थर्मामीटर, तीनों हैं एक ही, बस इनकी
जो स्केल है वो बदल जाएगा। तो 0 डिग्री पे आपने जाके रखा, कहां पे? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर पर आपको पता चला आपका मरकरी यहां तक राइज किया। तो ये कौन सी कंडीशन है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर। डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या बोला गया? 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन स्केल पे 273.15 केल्विन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर है। ओके, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर को 3 अलग अलग स्केल में अलग अलग पोजीशन दी गई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो आपको पता चला कि भाई मरकरी टेम्परेचर के साथ एक्सपेंड करता है, तो ये मरकरी ऊपर राइज करेगा, इधर भी राइज करेगा, इधर भी राइज करेगा। तो क्या आपको लगता है कि सेम टेम्परेचर वाली कंडीशन पे सेम राइज करेगा? अब आप लिखो चाहे कुछ भी वहां पे, यस और नो। तो ये जो राइज कर रहा है ना, इसमें हमने एक पॉइंट मार्क किया, ये बॉयल वाटर की कंडीशन है। किसकी? बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर यहाँ कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 212 डिग्री, और ये आपका 373.15 केल्विन। ओके, तो आपने जैसे ही इन सबको बॉइलिंग वाटर पे रखा, सब बराबर हाइट गेन कर गए यहां तक, तो इनका एक्सपेंशन बराबर हो रहा है। अब हमने क्या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है कि जो हमारा क्या कहते हैं मरकरी है, जब यहाँ पर एक्सपेंड करता है तो इसमें जो हाइट है ना, वो इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस देने पर वो इक्वल राइज करता है। बात समझ गए? मतलब यहाँ पर किस तरीके का वेरिएशन है? लीनियर वेरिएशन है। तो यहाँ पर हमने डिविजन्स बना दिए। मान लो कोई कहता है कि सर मैंने यहाँ से यहाँ तक 100 डिवीजन बना दिए, तो एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को मेजर करता चला जाएगा। जैसे अगर ये 1 पे आता है तो 1 डिग्री सेल्सियस, 2 पे आता है तो 2 डिग्री सेल्सियस, 3 पे आता है तो 3 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से यहाँ पर कितने हैं टोटल? 180। तो आप चाहो तो यहाँ 180 डिविजन्स बना बना के 1 डिग्री फ़ारेनहाइट शो कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 100 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप 100 डिविजन्स बना सकते हो। ये चॉइस है आपकी, आप कितना भी बना सकते हैं। तो मुझे क्या करना है? मुझे अगर ये कहा जाए कि मान लीजिए कि आपका मरकरी कितना राइज किया? डेल्टा एल। कितना राइज किया? डेल्टा एल राइज किया, जिसमें बॉइलिंग से लेकर और फ्रीजिंग का जो लेंथ गैप है वो कितना है? एल है। तो मुझे बताओ, ये इतना राइज किया। अब आप यहाँ या तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू लिखोगे, तो यहाँ डिग्री सेल्सियस की वैल्यू लिख दो, इसमें क्या लिख दो? डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें ये तीनों एक ही जगह पर हैं, तो ये तीनों टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वलेंट है। इनकी वैल्यू अलग अलग स्केल में अलग अलग आएगी, लेकिन ये तीनों टेम्परेचर क्या है? सेम टेम्परेचर है। मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस और केल्विन, इनमें जो वो टेम्परेचर है वो सेम है। वो बात अलग है कि अलग अलग स्केल में उनकी वैल्यू अलग अलग आएगी। यस और नो? तो अगर आपको पता करना हो कि डिग्री सेल्सियस स्केल पर ये टेम्परेचर कितना है, तो आपको पता है 100 डिग्री के राइज पर एल राइज होता है, तो यूनिट पर कितना राइज होगा? 100 बाई एल। यूनिट पर 100 बाई एल राइज करेगा। यस और नो? तो यहां से अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर नापना है, तो डेल्टा एल बराबर 0 पर कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 माइनस 0 अपॉन एल इंटू, क्या आप समझते हो डेल्टा एल हाइट के करस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर होगा? ये यहां से मेजर कर लो। इसी तरह से डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना है, तो मैं उसको लिख रहा हूं F इक्वल टू 32 प्लस कितना राइज हो रहा है? 180, तो 212 माइनस 32 अपॉन एल इंटू, याद रखना सेम टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग डेल्टा एल सेम है, वैल्यू तो अलग अलग स्केल में अलग अलग आएगी। इसी तरह से केल्विन स्केल में अगर हम बात करें,
तो दिस इज योर K इक्वल्स टू 273.15 प्लस 373.15 माइनस 273.15 यानी 100 आ जाएगा अपॉन L इंटू डेल्टा। सेम डेल्टा L पर सेम टेम्परेचर है, वो बात अलग है कि अलग अलग स्केल पर उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। बात समझ में आ रहा है? मतलब आप ये समझते हो ना कि आप वहां वैल्यू कुछ भी लिख रहे हो, वो अलग अलग स्केल के अकॉर्डिंग वैल्यू, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये और ये यहां तक इसमें भी राइज हुआ, यहां तक इसमें भी राइज हुआ और यहां तक इसमें भी राइज हुआ, तो सेम अगर राइज होता है तो हम कहेंगे वो टेम्परेचर्स सेम है। अब आप उसको केल्विन स्केल में लिखो, चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो, चाहे फ़ारेनहाइट में, तीनों में लिखने का तरीका मैंने बता दिया। तो दो टेम्परेचर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट कब होंगे? ये इसके इक्विवेलेंट कब होगा? इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट कब होगा? जब दोनों का डेल्टा एल सेम होगा। बात समझे कि नहीं? तो अगर आपको इनमें आपस में रिलेशन चाहिए तो एफ और सी में क्या रिलेशन है, तो डेल्टा एल बाई एल को आपस में एलिमिनेट करते जाओ, एक दूसरे में रिलेशन आता चला जाएगा। बात समझ गए? तो व्हाट इज योर एफ? एफ इक्वल्स टू 1 मिनट 32 प्लस 180 बाई एल है, यहां से डेल्टा एल बाई एल कितना है? सी बाई 100, तो 180 सी बाई 100। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन है, दैट इज 32 प्लस 9/5C। समझ में आई बात? इसी तरह से अगर आपको केल्विन में और किस में रिलेशन चाहिए, केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो योर केल्विन इज इक्वल टू 273 पॉइंट, इसको हम लोग बाद में 273 लिखेंगे, और 373 माइनस दिस 100 डेल्टा एल बाई एल लिखा है प्लस सी। तो ये रिलेशन है केल्विन और सेल्सियस में। और अगर आपको चाहिए कि भाई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या है, तो यहां से इन दोनों में से क्या कर दो, डेल्टा एल बाई एल एलिमिनेट कर दो। दिस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इन आर इक्वलेंट टू, सेम टेम्परेचर है वो, लेकिन उनकी वैल्यू दो अलग स्केल में अलग अलग आ रही है। बात समझ में आया? तो जैसे कभी कोई क्वेश्चन आपसे कोई नया स्केल बनाने के लिए कहता है, तो वो अपने हिसाब से डेफिनेशन देगा कि हमने फ्रीजिंग ऑफ आइस को यहां माना है और बॉइलिंग ऑफ वाटर को यहां माना है। तो इस स्केल को आप डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करो, या वो कहता है कि डिग्री सेल्सियस में अगर हमारा टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इस नए स्केल में कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, उस स्केल की इस तरह से वैल्यू लिखेंगे और उनमें क्या सेम कर दोगे, डेल्टा एल बाय एल। तो एक स्केल को दूसरे स्केल से कंपेयर करने के लिए डेल्टा एल बाय एल सेम कर देना, उसके करस्पॉन्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? इसको नोट कर लीजिए। डेफिनेटली मरकरी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। ओके, ये थर्मोमेट्री है बेसिकली। तो क्वेश्चन में कभी कोई नया स्केल बना के देते हैं तो हाँ होता होगा बेटा, होता है बिल्कुल, मैंने कब मना किया? कोई हाइपोथेटिकल स्केल भी हम आपको डेफिनेशन में दे सकते हैं, तो ये आपस में इनका रिलेशन है। थोड़ा सा फास्ट लिखना है, स्पीड एकदम तेज होनी चाहिए।
क्यों यहां तक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, अच्छा नीचे वाला पार्ट कट जाता है, यहाँ तो दिख रहा है मुझे। हाँ अच्छा अच्छा। तो यहाँ तक लिख सकते हैं क्या? एक बार ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बता दें, यहाँ तक लिख सकते हैं क्या? आज तक तो ये इशू कभी देखा नहीं मैंने। ओके, तो कोई और स्केल भी कंपेयर करना है तो ऐसे कंपेयर किया जाता है आपस में। डेल्टा एल जो है कितना राइज हुआ? हाँ, सेम टेम्परेचर पे सेम ही राइज होगा, सेम टेम्परेचर पे, बस उनकी वैल्यू क्या कर रहे हो आप, अलग लिख रहे हो वहां पे। ओके, नेक्स्ट लिखिए। देखिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कैलोरीमेट्री पर। कैलोरीमेट्री जो है वो मेजरमेंट ऑफ हीट है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये भी कंफर्म है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हीट की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज हीट? हाथ खड़ा करके बताओ जिसको बताना। व्हाट इज हीट? वेरी गुड। और कुछ? नहीं, विच को यहाँ गलत हो गया। विच गिव्स द, चलो ठीक है, देखो हीट की डेफिनेशन। देखिए, हीट किस एनर्जी को कहा जाता है? तो पहली बात, जब एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर हो, ठीक है, और उस एनर्जी के ट्रांसफर में कोई मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बस हमें, तो जैसे एक हाई टेम्परेचर की बॉडी है और दूसरा लो टेम्परेचर, तो हमें पता है कि हीट का फ्लो किधर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो जो हीट का फ्लो होता है उसमें पहली बात तो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा, मतलब ये ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और उसमें कोई मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो हीट में दो बातें बोलनी होती हैं, टेम्परेचर डिफरेंस के साथ होता है हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, लेकिन उस ट्रांसफर में कोई मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि हीट सिर्फ उस पार्ट को कहा जाता है जो जाता या आता है, मतलब जो पार्ट ट्रांजिशन में है। जैसे एक हॉट बॉडी है, उसमें से कुछ एनर्जी चली गई और कोल्ड बॉडी में कुछ एनर्जी आ गई, तो जो एनर्जी ट्रांजिशन में है, रास्ते में है, उसका नाम क्या है? मतलब किसी बॉडी के पास इतनी हीट है ये कहने का कोई सेंस नहीं है। किसी बॉडी के पास थर्मल एनर्जी होती है, क्या होती है? फिर वो थर्मल एनर्जी का जो पार्ट एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, और उसका ट्रांसफर होना चाहिए ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ओनली, और उसमें कोई मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इन ट्रांजिशन ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व, दिस इज कॉल्ड हीट। जैसे अगर मान लो अभी यहाँ पर एक ब्लॉक को ऐसे अगर हम रब करें, समझ रहे हो, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो आप इसको हीट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें मैकेनिकल वर्क का लॉस हो रहा है, उससे एनर्जी डेवलप हो रही है। क्लियर है क्या? हीट में क्या होना चाहिए, ये एक बॉडी ये एक बॉडी, आपको कुछ नहीं करना है, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अपने आप एनर्जी एक से दूसरे में चली जाएगी। तो उसका कारण क्या होगा एनर्जी ट्रांसफर होने का? टेम्परेचर डिफरेंस, और सिर्फ उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जाएगा या आएगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इस बॉडी के पास इतनी हीट है, ये नहीं है, इस बॉडी ने इतनी हीट उसको दे दी है। तो जो चीज रास्ते में है ना, जो ट्रांजिशन कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? हीट। तो लिख लो, हीट इज
heat is the amount of energy, heat is the amount of energy which is in transition from hot body to cold body, from hot body to cold body without the mechanical work involved, without the mechanical work involved, due to, लाइन को कंटिन्यू रखना, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट किस अमाउंट को कहा जाता है? जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसमें कोई मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ किसका डिफरेंस की वजह से मूवमेंट हो, एनर्जी का, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? हीट बोलेंगे। समझ गए? तो जैसे हीट आपको पता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो जैसे ये आपका हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, तो जो अमाउंट यहां से यहां तक डेल्टा क्यू, हम लोग डेल्टा लिख रहे हैं, इसका मतलब चेंज नहीं है, ये डायरेक्टली क्या बताता है, आप इसको क्यू भी लिख सकते हो और डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं। समझ गए क्या? बट वो डेल्टा चेंज को नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ, दैट इज द डेल्टा क्यू। कहां से कहां गया? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, इसमें कोई मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो एन अमाउंट ऑफ एनर्जी। यस और नो? तो जैसे अब जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं, किसी सब्सटेंस को, तो वो किस तरह से रेस्पॉन्ड करती है। तो जैसे हमने क्या किया कि पहले हम नाम ही लिख देते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जैसे एक बॉडी है, ओके, इसका मास कितना है? m। आपने पता किया कि इसको आपने कितना हीट दिया? dq। क्या दिया? dq हीट दिया। तो याद रखना, हम लोग जो हीट जब किसी सिस्टम में आती है तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, जब जाती है तो नेगेटिव कंसिडर करेंगे। क्लियर है क्या? तो जैसे इसको आपने कुछ हीट दिया, उसकी वजह से इसका क्या हो गया? टेम्परेचर चेंज हो गया। समझ में आएगा? तो ये जो गिवन हीट है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। किसके प्रोपोर्शनल है? ये एक्सपेरिमेंट से पता किया गया होगा कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा हीट देनी है, और साथ के साथ जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा उसके भी प्रोपोर्शनल है। यस और नो? और फिर यहां से आपका एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डेवलप होता है, दैट इज एस इंटू एम डी टी। तो हम लोग इसको जो एस है, इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, कहां से आया? तो व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज पर डेफिनेशन? इट इज dq बाय m dt। तो इसको कैसे डिफाइन करूं? इट इज द अमाउंट ऑफ गिवन हीट टू इंक्रीज द यूनिट, टू इंक्रीज द टेम्परेचर of unit mass of substance to increase its temperature by unit E। अब आप चाहो तो यूनिट में यूनिट जो होती है ना, किलोग्राम या ग्राम या टेम्परेचर डिफरेंस, वो आप लगा सकते हो। तो जैसे हम क्या बोलेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ गिवन हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सिस्टम बाय यूनिट E। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आया? और हमें पता चलता है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी है?
तुम लोग ऐसे पढ़ रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ऐसे एक बार लिख लो, यहाँ डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ऐसे तो नहीं चलेगा यार, 13 है। हाँ क्या हुआ? ऐसा लग रहा है, तुम ऐसे देख रहे हो बिल्कुल, ये क्या है? मतलब ऐसा लगना चाहिए कि यू आर फेमिलियर विद दीज टर्म्स। फिजिक्स में क्यों बिना पढ़े चले आए हो यहाँ तक? जल्दी नोट करिए, पहले इतना लिखो, मैं फिर डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। इतना लिख लिया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फटाफट डेफिनेशन लिख लो। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is the amount of given heat is the amount of given heat to unit mass of substance to unit mass of substance to increase its temperature by unity, to increase its temperature by unity। देखो सामने लिखा हुआ है, बस हमने इसी को लैंग्वेज दी है। इट इज द अमाउंट ऑफ गिवन हीट टू यूनिट मास ऑफ substance to increase its temperature by unity, this is called as specific heat capacity। तो मुझे बताइए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस रेंज में डिफाइन हो रही है ना जब बॉडी का टेम्परेचर बदले, क्योंकि जब हम बॉडी को हीट देते हैं तो हमें प्रैक्टिकली क्या मालूम है कि एक ऐसी भी कंडीशंस आती हैं जब वहां फेज चेंजेस होते हैं। तो जैसे कोई बॉडी है, आप उसको हीट दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहां पर हीट बताएगा, जब आप उसके सिर्फ टेम्परेचर चेंजेस की बात करेंगे, वहां कोई फेज चेंज नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर वेरिएशंस के करस्पॉन्डिंग यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये किसकी प्रॉपर्टी है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। बात समझ में आया? अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, तो हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट कर करके पता करेंगे कि भाई कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितनी हीट ली है उसने। जैसे आपने कॉपर के लिए कैलकुलेशन किया, आपने एल्यूमिनियम के लिए किया, किसी और बॉडी के लिए आपने पता किया, तो वहां से क्या पता चल जाएगा आपको कि उसका एस कितना है। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो एस की वैल्यूज हैं वो चेंज होती हैं प्रैक्टिकली। जैसे मान लो कोई बॉडी है, तो उसको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप हीट दे रहे हैं, तो यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए उसको कुछ आपने हीट दिया फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। तो हो सकता है कि किसी दूसरे टेम्परेचर पर जाकर यूनिट चेंज करने पर कुछ वैल्यू में डिफरेंस आए। बात समझ गए? लेकिन अगर वैल्यू में डिफरेंस बहुत कम है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? वैसे तो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, और ये हो सकता है कि इनकी वैल्यूज में थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी आते हो। मेरा कहने का पर्पज ये कि वो टेम्परेचर के साथ हो सकता है उसकी कोई डिपेंडेंसी हो। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर का होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? तो ये जो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है ना, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इसकी वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि 1 कैलोरी हीट उसको कब चाहिए 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, तो वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से
15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको एग्जैक्ट कितना चाहिए होता है? बेसिकली ये 1 कैलोरी की डेफिनेशन है। तो जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वो जनरली हम लोग उसका एस क्या लेके चलेंगे? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इनमें थोड़ा बहुत, कहीं पर 1 है, कहीं पे 0.98 है, कहीं पे 1.01 है। समझ रहे हो क्या? तो हम लोग उसको एक फिक्स वैल्यू कर देते हैं, उसको इतना ऑसिलेट करा के समझने की कोई जरूरत। तो जब तक क्वेश्चन आपको किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे देगा तो उसको आपको कांस्टेंट की तरह डील करना है। बात समझ गए? अगर उसमें कुछ वेरिएबिलिटी है तो फिर हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे कि भाई इसका एस का फंक्शन कुछ इस तरीके का है, यस और नो। तो एक बार आपको पता चल जाए कि आपके सब्सटेंस का एस कितना है, तो व्हाट इज योर डी क्यू? डी क्यू इज व्हाट? एम एस डी टी। तो अब आप टेम्परेचर वेरिएशन से किसका कैलकुलेशन कर सकते हो? कितना हीट दिया है, यस और नो। तो ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा है कि किसी सिस्टम में जब हीट आएगी तो हम उसको प्लस कहेंगे। तो क्या आपको लगता है अगर उस बॉडी में हीट आने पर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसको हीट रिसीव होगी, यस और नो? तो याद रखना ये डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी है ना, इसमें साइन अपने आप छुपा हुआ है, इसमें आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है। इसने हीट लिया है कि दिया है वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। आप dt की वैल्यू रखोगे अपने आप बता देगा कि dq पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो इसमें साइन आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये अपने आप साइन उठा लेगा। बात समझे कि नहीं? तो अगर आपको किसी T1 से T2 टेम्परेचर चेंज करने के लिए टोटल हीट आपको कैलकुलेट करनी है, देन व्हाट इज योर डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू इज इंटीग्रेशन ms dt फ्रॉम T1 टू T2। ये लीजिए, समझ में आई बात? तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू दिस, समझ में आ रहा है? अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाएगा हमारे लिए एस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात समझ गए? तो अगर एस कांस्टेंट है तो इसको यहाँ कॉमन निकाल के सॉल्व करना है, और अगर एस कांस्टेंट नहीं है तो इस फॉर्मूले में आके वैल्यू रख के इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं इफ योर एस इज कांस्टेंट, एस अगर कांस्टेंट है देन यू कैन डायरेक्टली राइट योर डेल्टा क्यू इज एम, और एस कॉमन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन dt कैन बी रिटन एज डेल्टा, योर डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज एम एस डेल्टा टी। आया क्या समझ में? लेकिन ये तभी वैलिड है जब एस कांस्टेंट हो। अगर एस वेरिएबल हो तो फिर आपको यहां पर आके रख के सॉल्व करना पड़ेगा। फिर एम एस डी टी से करोगे तो आपको कुछ फाइंड आउट नहीं होगा। तो एम एस डी टी इंटीग्रेट होगा तब जाके डेल्टा क्यू मिलेगा। एम एस डेल्टा टी से आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये तब लगा सकते हो जब एस क्या हो? कांस्टेंट। बात समझ गए? और दूसरी चीज, इसने हीट लिया है कि दिया है? हमने सिस्टम में आने वाली हीट को प्लस कहा है। तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये प्लस आएगा, और टेम्परेचर घटेगा तो ये माइनस आएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर? ओके। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ओके। तो मुझे बताइए एस ऑफ वाटर कितना? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा देखो, जब आइस आपका सुपर कूल्ड कंडीशन में, सुपर कूल्ड मतलब 0 डिग्री से नीचे जाने की अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि 0 डिग्री पे तो फेस चेंजिंग होता है। अब मान लो अब आइस का फेस चेंज नहीं हो रहा है, तो 0 डिग्री और उसके नीचे आपका आइस नीचे वाले टेम्परेचर्स पे रहेगा, तो वहां पर भी उसका टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा। तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी? तो आइस के लिए अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, दैट इज योर हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से जब वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में। तो उसका भी कितना होता है? हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इतना समझते हो? तो ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये सॉल्व लैब में कैलकुलेट करके निकाला है हमने, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल है, क्यों कैसे कहां से नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल है ये। इसका लॉजिक नहीं दे रहे हम आपको। मतलब स्टीम ने और आइस ने
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम आइस ने कितनी कैलोरी हीट ली? सिर्फ हाफ, जबकि वाटर कितना लेता है? 1 कैलोरी। समझ गए? नीचे 1 कैलोरी की डेफिनेशन लिख लो। 1 कैलोरी का मतलब क्या होता है? 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है? 4.186 जूल, ये वैल्यू है। डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी लिखो फटाफट। 1 कैलोरी इक्वल्स टू, देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ गिवन हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ गिवन हीट to 1 gram water, it is the amount of given heat to 1 gram water to increase its temperature, to increase its temperature from 14.5 degrees Celsius to 14.5 degrees Celsius to 15.5 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट है कि 14.5 से 15.5 के बीच में जितनी हम हीट देते हैं वो क्या है? और आपका 1 कैलोरी की न्यूमेरिक वैल्यू किसके बराबर होती है? 4.186, जिसको हम लोग क्या यूज करेंगे? ठीक है, 4.2 जूल यूज करेंगे। कैलोरी है ना, किसी सिस्टम में नहीं आता है, ध्यान रखना। एसआई सिस्टम में आपका जूल होता है, सीजीएस सिस्टम में आपका अर्ग होता है। कैलोरी किसी सिस्टम में नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही किसी और मटेरियल का जैसे क्वेश्चन में यूज आएगा तो हम आपको उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता देंगे। तो वहां पर आपको पता है कि कभी भी हीट की कैलकुलेशन करनी है जब वहां टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तो आपको msdt को इंटीग्रेट करना है और वहां से आपको ms डेल्टा टी मिल जाएगा। यस और नो? इसमें आने के सेंस में ये पॉजिटिव होगा, जाने के सेंस में नेगेटिव होगा। अपने आप को क्रिएट कर लेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है पॉइंट हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है उसको मैं HC लिख रहा हूं। ओके, ऐसे सिंबल से तो नहीं पढ़ाई करते हो ना आप लोग, इसमें कहीं बुक में कुछ और लिखा हुआ मिल जाए। तो व्हाट इज योर हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी इज योर dq by dt। मतलब जो आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या किया था, m से और डिवाइड कर दिया था, लेकिन यहां पर m से डिवाइड मतलब एक बॉडी है और आप उसका क्या निकाल रहे हैं? हीट कैपेसिटी। तो अल्टीमेटली क्या है उसका मतलब कि इट इज द अमाउंट ऑफ गिवन हीट टू दैट बॉडी टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिटी, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। यस और नो? तो अगर आपको हीट कैपेसिटी दे दी जाती है तो आप डायरेक्टली dq कैसे निकाल लेंगे? hc इंटू dt करके। अगर आपका hc क्या है? कांस्टेंट, तो व्हाट इज द हीट? hc डेल्टा टी। समझ में आई बात? तो हीट कैपेसिटी में कौन छुपा हुआ है? m और s दोनों छुपे हुए हैं, देख लो। तो योर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू, तो बेसिकली m इंटू s जो है ना, उस पूरे मल्टीप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? हीट कैपेसिटी। तो आप समझ सकते हो जैसे s किसकी प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको? सब्सटेंस की। लेकिन हीट कैपेसिटी बॉडी की प्रॉपर्टी होगी। जैसे मान लो कॉपर है, तो कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन 5 ग्राम कॉपर या 500 ग्राम कॉपर, उन दोनों की HC क्या होगी? तो S जो होता है वो तो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, लेकिन हीट कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। बात समझते हो? तो दिस इज योर हीट कैपेसिटी। एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो पर यूनिट मास पे डिफाइन होता है, और पूरे बॉडी के लिए जब हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ गिवन हीट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिटी इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। सिंपल वे में हीट कैपेसिटी आपको m इंटू एस का मल्टीप्लीकेशन देगा। इंटेंसिव एक्सटेंसिव से क्यों जानना चाह रहे हो? ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन क्यों जबरदस्ती वहां जाना चाह रहे हैं अपन? डेफिनेटली इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तभी तो प्रॉपर्टी ऑफ क्या है? सब्सटेंस।
नोट कर लिया? याद रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है और हीट कैपेसिटी बॉडी की प्रॉपर्टी है। कॉपर के दो अलग बॉडीज की हीट कैपेसिटी, अगर वो 5 ग्राम का कॉपर है या 50 ग्राम का कॉपर है, तो उन दोनों की हीट कैपेसिटी अलग अलग है, लेकिन कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। बात समझ गए? इसके बाद ये तो हम कब डिफाइन कर रहे हैं, हीट एनालाइज कब कर रहे हैं, जब उस बॉडी के टेम्परेचर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। यहां पर अभी कोई फेज चेंजिंग नहीं है। तो अब क्या देखा गया है कि जब किसी बॉडी को आप हीट देते हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन जब हम उसको हीट देते हैं और हमें ये पता चलता है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है, लेकिन उसका फेज चेंजिंग हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? तो फेज चेंजिंग ऐसा एस्पेक्ट है जब आप उसको हीट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वहां पर हीट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट। क्या डिफाइन करते हैं? फटाफट लिखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको सिंबल क्या दिया हमने, LF। देखो ये क्या है, तो आपको क्या पता चलेगा, जैसे आपने क्या किया कि मान लीजिए आपका m मास ऑफ सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर गया, तो वो फेज चेंज होना चाहिए सॉलिड से लिक्विड। किधर होना चाहिए? तो ये जो फ्यूजन शब्द यूज होगा कहाँ के लिए यूज होगा, जब हम सॉलिड से लिक्विड की बात करेंगे। तो हमारे पास, जैसे मेरे पास ये m मास है और मैंने कहा कि इसको मैंने कितना हीट दिया, कुछ Q हीट दिया, आप डेल्टा Q भी लिख सकते हो। ये हीट देने पर इसका फेज चेंज हुआ, कहां से कहां, सॉलिड से। तो आपने m मास जो है वो सॉलिड से लिक्विड चला गया, तो m मास कहां गया, सॉलिड टू लिक्विड। तो ये कंडीशन किस पर होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यहाँ टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं है। अब यहाँ क्यों किंतु परंतु नहीं है, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। हमने नेचर में देखा है कि जब उसका फेस चेंज हो रहा है तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? इट इज द अमाउंट ऑफ गिवन हीट टू यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इट्स फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यानी सॉलिड टू लिक्विड फेज में उसको हीट देना पड़ेगा। अगर वो सॉलिड से कहां जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है, तो उसको हीट आपको सप्लाई करनी है। यस और नो? तो अगर m मास अपना फेज चेंज करता है तो डेल्टा Q कितना आता है, m इंटू LF। तो पहले आपको समझ में आता है LF की यूनिट क्या होगी, समथिंग जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम, इस तरीके की यूनिट्स होंगी। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर है ना साइन आपको लगाना है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपका सॉलिड टू लिक्विड जाता है तो मुझे बताइए उस सब्सटेंस ने हीट लिया या दिया, लिया है हीट। तो हमने लेने वाले हीट को प्लस बोला है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि अब आपको साइन लगाना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा। तो अगर आपने साइन लगाने में गड़बड़ी कर दी तो इक्वेशंस में कुछ गड़बड़ियां हो जाएंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड टू लिक्विड हीट वो रिसीव करेगा, और अगर लिक्विड टू सॉलिड जाता है ड्यूरिंग फेज चेंजिंग, तो योर डेल्टा Q विल बी रिटन एज माइनस ऑफ MLF। समझ में आया क्या? तो सॉलिड टू लिक्विड में वो हीट लेगा और लिक्विड टू सॉलिड में वो हीट देगा, तो इसलिए उसके लिए हीट नेगेटिव लिखी जाएगी। बात समझ गए? तो इसी तरह अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, कितना है, क्या बहुत खतरनाक मामला है ये तो, मुझे तो डर लग रहा है। 80 कैलोरीज पर, अभी मान लो मैंने बिना बताए क्वेश्चन दे दिया होता तो कि भाई 13 कहें, ये तो पता ही है इनको। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना, 80 कैलोरीज पर ग्राम। इसी तरह से नेक्स्ट आता है
latent heat of वेपोराइजेशन। इधर देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एलवी लिख रहा हूं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये कोई सब्सटेंस है, उसको आपने कितना हीट दिया, मान लीजिए उसका एम मास ने फेज चेंज कर लिया। तो एम मास क्या कर रहा है, फेज चेंजिंग। कहां से कहां, फेज चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज। तो हमने क्या देखा कि लिक्विड टू वेपर फेज में ले जाने के लिए, या लिक्विड टू गैसेस फेज में या वेपर फेज में ले जाने के लिए, तो क्या किया आपने, हीट उसको दिया है, ये प्रैक्टिकली देखा है। तो व्हाट इज योर एल वी, डेल्टा क्यू बाय एम। कितना सब्सटेंस गया, एम मास। तो पर यूनिट मास को जितनी हीट आपने सप्लाई की है लिक्विड टू वेपर जाने के लिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एल वी। अब मैं यहां लिख देता हूं कि चलो ये तो आपने हीट कैलकुलेशन किया, अब प्रॉपर लिख देता हूं कि अगर वो प्लस एम इंटू एल वी है, मतलब इसको ऐसे लिखो कि अगर आपका फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, तो लिक्विड टू वेपर में हीट लेगा या देगा, लेगा। तो लिक्विड टू वेपर में जाने के लिए हीट लेगा, तो हम उसको एज अ डेल्टा क्यू एम इंटू एल वी प्लस में लिखेंगे। और यही कौन सा फेज है, वेपर टू लिक्विड। व्हाट इज डेल्टा क्यू, माइनस एम इंटू एल वी। यस और नो। यहां साइन आपको लगाना पड़ेगा, एम एस डेल्टा टी साइन खुद बना लेता है, समझ रहे हो, लेकिन यहां आपको साइन बनाना पड़ता है अगर आप इक्वेशंस में यूज कर रहे हैं तो। इतनी बात समझ में आई। तो फेज चेंजिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है ना। तो जब फेज चेंजिंग हो रहा हो तो सब्सटेंस का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना है, 540 कैलोरीज पर ग्राम। जब वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट होगा तो 1 ग्राम को कितना देना पड़ेगा, हाँ डिफाइन कर सकते हैं, अगर जहां पे डायरेक्ट सप्लीमेट हो रहा है वहां पे कर सकते हैं। लिख लिया। लिख लिया। अब ये वाटर के लिए आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है और क्या कहते हैं वेपराइजेशन, ये आपको पता है। तो ऐसे ही अलग अलग सब्सटेंस के अपने अलग अलग होते हैं। क्लियर है क्या। तो उनकी जो वैल्यूज होगी वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेगा। वाटर के लिए हम लोग याद रखते हैं, बाकी जो सब्सटेंस होंगे वो आपको दिया जाएगा। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व।
देखिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्या होगा, जैसे क्या है कि जब आप किसी सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं तो वो हीट के करस्पॉन्डिंग उसका टेम्परेचर किस तरह से चेंज हो रहा है। तो हम लोग टेम्परेचर और हीट के बीच में यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा किसके लिए, वाटर के लिए, क्योंकि उनकी वैल्यूज हमें पता है, और उसी के करस्पॉन्डिंग कोई और सब्सटेंस में भी उसी तरीके के ग्राफ होंगे, बस जैसे एस की वैल्यू अलग आ जाएगी, एल की वैल्यू अलग आ जाएगी। बात समझे क्या। तो अभी हम लोग यहाँ पर m ग्राम आइस ले रहे हैं, m ग्राम आइस एट -20°C। यहां से हम शुरू कर रहे हैं। अब हम इसको हीट कितना देंगे उसके हिसाब से कितना टेम्परेचर है उसकी प्लॉटिंग करेंगे, समझ गए। तो जैसे ये मेरा y एक्सिस है और ये x एक्सिस, x एक्सिस पे मैंने क्या लिया, कितना हीट दिया है, हीट को मैंने सिंबल दिया डेल्टा क्यू, अभी लिखो मत। और y एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर। ओके, हमने कहां से शुरू किया है, ये दिख रहा है ना, ऑनलाइन में दिख रहा है क्या, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर कर दो, रिस्क क्यों लेना। ठीक है, देखिए तो y एक्सिस पे क्या है टेम्परेचर और x एक्सिस पे क्या है, किस टेम्परेचर से शुरुआत हो रही है। तो आइस आपका किस पर है, -20°। देखो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हालांकि ग्राफ बनाना कोई टफ नहीं है, बट इक्वेशन को किस तरह से देखते हैं थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे अब मैं यहां पर इसका ग्राफ बनाऊंगा, गिवन हीट एंड टेम्परेचर के बीच में शुरुआत कहां से हुई है, इनिशियल टेम्परेचर इज। तो पहले मुझे बताइए इसने जो हीट लिया होगा, इसने जो हीट लिया होगा वो ms डेल्टा टी से अभी कैलकुलेट होगा। तो अभी इसने कितना हीट लिया है, अभी तक तो कुछ भी नहीं लिया है। तो मैंने कहा कि भाई जीरो से कितना हीट लिया, डेल्टा क्यू, दैट इज योर m इंटू एस आइस, बताओ। और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, यस और नो। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डेल्टा क्यू एंड टेम्परेचर, तो योर टी इक्वल्स टू 1/m इंटू एस आइस इंटू डेल्टा क्यू -20। क्या कहते हो। तो जब आपका डेल्टा क्यू 0 था तो टेम्परेचर -20, यस और नो। अब जैसे जैसे आप डेल्टा क्यू बढ़ाते जा रहे हैं इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये फंक्शन कहां तक वैलिड है, जब तक आइस आपका 0 डिग्री पे नहीं आ जाता। उसके बाद आपको पता है कि आइस आपका 0 डिग्री के बाद क्या करता है, मेल्ट करने लग जाएगा, तो वहां फेस चेंजिंग होने लग जाएगा। तो ये आपने क्या हुआ, क्लियर। तो यहां पर क्या बनाऊं मैं, एक स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन मैंने बना दिया है, उसका एग्जैक्ट फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। मतलब यहां से शुरू कर रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस का, यहां पर कौन है, आइस। ये जो टी देख रहे हो आप वहां पे, तो किसी भी टी के करस्पॉन्डिंग कितनी हीट आपने दी है अभी तक उसको, उसकी वैल्यू एक्स एक्सिस पर प्लॉट हो रही है और वाई एक्सिस पर। तो मुझे बताओ इस ग्राफ का स्लोप कितना, सपोज ये θ1 है, तो tan θ1 इज 1/m इंटू एस आइस। क्या वो 1/ हीट कैपेसिटी ऑफ आइस है, नहीं, हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी है। मतलब आइस आपने जितना भी लिया है उस पूरे की क्या है, तो क्या ये हीट कैपेसिटी का रेसिप्रोकल है ये tan θ। ओके, अच्छा बताइए यहां तक कुछ हीट दे चुके हैं हम, क्योंकि ये फंक्शन टर्मिनेट करना पड़ेगा। ये फंक्शन कब टर्मिनेट होगा, व्हेन टी इज योर 0 डिग्री सेल्सियस, यस और नो। उसके बाद ये फंक्शन वैलिड नहीं है। तो देखिए यहां तक आप इसको कितनी हीट दे चुके हैं वो बताता हूं मैं आपको। तो यहां तक आप इसको हीट दे चुके हैं जब कैपिटल टी 0 हो जाए, बोलो, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन m एस आइस इंटू -20, यही ना। तो अभी तक आप इसको कितनी हीट दे चुके हैं उसको मैं सिंबल दे रहा हूं डेल्टा क्यू नॉट, एंड दैट इज m एस आइस इंटू 20। ये डेल्टा क्यू नॉट कहां लिखा जाएगा ग्राफ में, यहां, ध्यान से समझना, डेल्टा क्यू नॉट। ये डेल्टा क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है,
एम एस आइस इंटू 20, एम एस डेल्टा टी किया है सीधा, इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं, वहीं कैपिटल टी क्या डाल दो ऊपर 0, एम एस डेल्टा टी आ जाएगा। समझ गए? ये फंक्शन यहाँ टर्मिनेट हो गया। अच्छा, अभी तक कुछ हीट ऑलरेडी दे चुके हैं, अब मुझे बताइए, अब मैं हीट दूंगा तो फेस चेंजिंग होगा। तो जैसे आपके पास m ग्राम ऑफ आइस है, तो आप जितनी हीट दोगे उसके हिसाब से उतना ग्राम क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। फिर जितनी हीट दोगे उसके हिसाब से, जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो आगे जो इसका ग्राफ आने वाला है वो कैसा आने वाला है, बिल्कुल टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, लेकिन हीट एडेड बढ़ता ही जा रहा है। ध्यान से समझना, हीट एडेड बढ़ता जा रहा है। तो बताइए, यहां पर मैंने कहा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, तो क्या आपको लगता है पूरा का पूरा मेल्ट हो गया? इस रेंज में आइस प्लस वाटर दोनों है, आइस वाटर मिक्सचर है, यस और नो? तो मुझे बताओ, यहां तक ऑलरेडी कितनी हीट दे चुके थे, डेल्टा क्यू नॉट, और आगे और कितनी हीट दे चुके हैं, m इंटू एल एफ, यस और नो? तो अगर कोई आपसे पूछे कि यहां पर इस जगह पर क्या हीट की वैल्यू लिखी है, तो डेट वैल्यू इज इनिशियली कितना दे चुके थे, डेल्टा क्यू नॉट प्लस m इंटू एल एफ और दे चुके। बताओ, तो मुझे बताइए, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है, क्या वो सिर्फ m इंटू एल एफ है? m इंटू एल एफ सिर्फ इतनी है, लेकिन ये जो डेल्टा क्यू हम पूरा दिखा रहे हैं वो यहां से लेके यहां तक, इसको मैं एक सिंबल दे दे रहा हूं, डेल्टा क्यू 1 नॉट, है ना? तो ये डेल्टा क्यू 1 नॉट तो ये बता रहा है कि शुरू से यहां तक कितनी हीट दी गई है, और m इंटू एल एफ क्या बता रहा है कि यहां से यहां तक कितनी हीट दी गई है, यस और नो? अच्छा, अब आपका 0 डिग्री का वाटर बन गया, अब आप जो भी हीट देंगे वो कहां जाएगा, जो भी हीट देंगे वो, है ना? तो मुझे यहां पर इसका फिर से फंक्शन चाहिए। हालांकि आपको दिख रहा है कि एम एस डेल्टा टी करेंगे और टी और क्यू में कुछ रिलेशन स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगा, स्लोप भी आपको दिख रहा होगा बहुत इजीली, बट मैं एक बार आपको करेक्ट फंक्शन बता रहा हूं कैसे देखेंगे। तो याद रखना, टी इक्वल टू 0 के बाद अगर आप एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला लगाते हैं तो वो शुरू से हीट नहीं देगा, वो यहां से देगा कि 0 डिग्री के बाद और कितना आपने हीट दिया, यस और नो? तो 0 डिग्री के बाद जो हीट होगी उसको मैं ऐसे लिखता हूं, क्यू एक्स्ट्रा। बताइए क्या फॉर्मूला लिखूं, m इंटू एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी, कहां से शुरू हुआ, किसी टी टेम्परेचर तक, यस और नो? बट दिस इज नॉट योर डेल्टा क्यू। कई बार बच्चे सोचते सर ये डेल्टा क्यू रहा, ये रहा टी, और इसमें ग्राफ बनाना था, तो इसको इधर ले आएंगे, फिर कहेंगे सर ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। तो ओरिजिन से पास करेगा भी नहीं, क्योंकि ये कहां से शुरू हो रहा है ग्राफ। तो ये जो फंक्शन है ये इनिशियल से वैल्यू है ही नहीं, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, यस और नो? तो इनिशियल से कितना हीट हुआ, तो एक मिनट, मान लो इनिशियल से यहां तक आप डेल्टा क्यू दे चुके, तो दिस इज योर व्हाट, डेल्टा क्यू। क्या वो किसके बराबर होगा, यहां तक आप कितना हीट दे चुके हो, डेल्टा क्यू 1 नॉट प्लस डेल्टा क्यू एक्स्ट्रा, डेल्टा क्यू एक्स्ट्रा। समझ में आता है? तो ये एम एस डेल्टा टी जो है शुरू से हीट नहीं देगा, ये तो आप समझ भी सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या किया, डेल्टा क्यू शुरू से कितना दिया अभी तक, उसका फंक्शन निकालने के लिए 0 डिग्री तक कितना दे चुके प्लस एक्स्ट्रा कितना दिया, यस और नो? तो दिस एक्सप्रेशन इज योर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा क्यू 1 नॉट प्लस एम एस डब्ल्यू इंटू टी। बताइए ग्राफ किसके किसके बीच में खींचा जा रहा है, टी और डेल्टा क्यू। तो ढंग से इक्वेशन बना लो, टी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा क्यू इंटू 1 अपॉन एम एस डब्ल्यू, बोलिए, और माइनस ऑफ, बोलिए। तो अब देखो ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन है एंड दिस इज आल्सो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस और नो? यहां पर आप डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा क्यू 1 नॉट डालोगे तो टी 0 देगा, यस और नो? तो ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन, इसका स्लोप कितना है, 1 अपॉन एम इंटू एस डब्ल्यू। आइस वाले का कितना था, 1 अपॉन एम
तो आइस और वाटर से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो इनका तो एस आपको पता है, तो मुझे बताइए इसका जो स्लोप है वो 1/msw है, तो SW एस आइस से ज्यादा है, तो इसका स्लोप कम आएगा, बोलो। तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल थोड़ा कम बनाएंगे, यहाँ ज्यादा बनाए, यहाँ एंगल कम, दिस इज, एंड व्हाट इज योर tan θ2। याद रखना, आप ये कह सकते हो कि दिस स्लोप इज 1/msw या 1/ हीट कैपेसिटी, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ हीट कैपेसिटी। ये कहानी कब तक वैलिड है, कहां तक, जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यस और नो। और इस टाइम पर पूरा का पूरा वाटर है, कितने टेम्परेचर पर, यस और नो। अच्छा, यहां तक कितनी हीट दे चुके हैं कैसे पता करें, या तो एक्स्ट्रा और ऐड कर दो, एक्स्ट्रा कितना है ms डेल्टा टी, तो MSW और डेल्टा टी है 100 - 0, तो टोटल हीट कितनी दे चुके हैं, तो यहां तक जितनी दे चुके हैं प्लस और ऐड कर दो ms डेल्टा टी, तो यहां पर जो हीट आई है, मान लीजिए मैं उसको सिंबल देता हूं डेल्टा Q20, निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, मैं लिख देता हूं शुरू से कितनी हीट दी गई है यहां तक, तो एक मिनट, पहले तो ms आइस इंटू 20 प्लस m इंटू LF प्लस MSW 100 - 0, देख रहे हो यहां तक कितनी हीट आ चुकी है। अच्छा, अब आप हीट दोगे तो थोड़ी सी हीट पर थोड़ा वेपराइज हो जाएगा, फिर थोड़ी हीट पे थोड़ा वेपराइज हो जाएगा, यस और नो। ऐसा कब तक चलेगा, जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाता। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज चेंजिंग कर रहा है, और ये यहां तक आ गए हम। यहां पर मुझे 100 डिग्री सेल्सियस का पूरा क्या मिलेगा, स्टीम, बोलिए। और यहां से यहां तक एक्स्ट्रा हीट कितनी है, तो वो m इंटू LV है, एक्स्ट्रा है, ये ध्यान रखना। अगर शुरू से बात करें तो इस वैल्यू में ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो यहां तक की टोटल हीट आपको पता चल जाएगी, यस और नो। ये क्या है आपके पास, डेल्टा Q30, यहां तक क्या किया आपने, स्टीम बना दिया पूरा। इसके बाद वापस इसका टेम्परेचर चेंज होगा, तो आगे एक्स्ट्रा के लिए फिर से इक्वेशन क्या होगा, ms डेल्टा टी, यस और नो। याद रखना, डेल्टा Q आप उसको ऐसे लिखना एक्स्ट्रा, तो तब भी आपको कभी गड़बड़ी नहीं होगी। क्या लिखूं मैं, ms स्टीम इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी का फॉर्मूला T माइनस 100, दिख रहा है सबको। लेकिन ये कौन सा अमाउंट है, एक्स्ट्रा, एग्जैक्ट फंक्शन चाहिए, तो यहां तक कितनी हीट दी जा चुकी है, तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा Q30 प्लस एक्स्ट्रा ms स्टीम। आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन हमारा काम है ये बताना एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, वरना इतना बोल देना काफी है कि स्लोप क्या आएगा। बताइए व्हाट इज द एक्सप्रेशन, T इक्वल्स टू 100 प्लस 1/ms स्टीम, बोलो, इंटू डेल्टा Q माइनस डेल्टा Q30। क्या ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कितना, ये है वेरिएबल 1/, तो 1/ms स्टीम क्या 1/ms आइस के बराबर होगा। वापस स्लोप बढ़ा दें इसका वाटर से, वाटर में स्लोप कम हो गया था फिर वापस बढ़ गया, कितना है इसका स्लोप, 1/m इंटू s स्टीम, समझ में आ रहा है। तो इस ग्राफ में ये अब आगे टेम्परेचर लगाता है, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, यस और नो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, जैसे कभी किसी सब्सटेंस के लिए बना हुआ आ जाए, ये वाटर के लिए, वाटर में आपको दिख रहा है और θ1 इज इक्वल टू θ3 एंड विच इज ग्रेटर देन θ2, तो ये θ1 θ2 θ3 ये उस रेंज में डिफाइन हो रहा है जहां पर इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और कांस्टेंट वाले पार्ट ये हैं, यस और नो।
मुझे बताइए यहां से यहां तक एक्स्ट्रा हीट कितनी है, m इंटू एल एफ, यहां से यहां तक। तो क्या आप ये दोनों लेंथ देखकर कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि m ग्राम ऑफ सब्सटेंस है। अगर वाटर की बात करें, आइस को m इंटू 80 चाहिए, जबकि ये m इंटू 540 है। यस और नो, इसको ज्यादा हीट देना पड़ा और इसको। तो क्या आप कह सकते हो कि इस लेंथ का रेशो और इस लेंथ का रेशो डायरेक्टली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यस और नो। तो जैसे ये तो वाटर के लिए है, तो हमें दिख रहा है ये ज्यादा है ये। अब मान लो कोई और सब्सटेंस के लिए बना हुआ आता है, तो आप इस लेंथ से किसका अंदाजा लगाएंगे, इस लेंथ से तो आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का अंदाजा लगाएंगे, कौन ज्यादा है और कौन। और इनके स्लोप से आप क्या पता लगाओगे कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका एम एस कम, एम इंटू एस कम, यानी उसकी उस पार्ट की उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, यस और नो। तो इस ग्राफ से क्या क्या आउटकम्स लिए जा सकते हैं वो आपको नजर आ रहा है, क्लियर है क्या। तो ये एग्जैक्ट फंक्शन आप चाहो तो निकाल लो, अदरवाइज मैंने आपको बताया कि ये कैसे फंक्शन बनता है। तो पूरा ड्रॉ करिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। मतलब नहीं, 100 डिग्री टच करते जैसे उसका फेस चेंजिंग शुरू होगा, हम कह देंगे कि वाटर बॉईल हो चुका है। पहले आप बॉइलिंग का मतलब क्या समझते हैं, वो जो कुछ भी है वो मत बताओ मुझे। बॉइलिंग का मतलब क्या है कि अब उसमें क्या शुरू हो गया, वेपर फेस बनना शुरू हो गया। आप ये सोच रहे हैं कि पूरा वेपर बन जाएगा तब मैं कहूंगा कि बॉईल हुआ, तो आप उसकी मीनिंग गलत निकाल रहे हैं। हाँ, क्या आप चाहो तो लिख लो, और अदरवाइज आपको ये ध्यान रह जाएगा इसके स्लोप किसको बताते हैं। ओके, एक स्टूडेंट ऑनलाइन में पूछ रहे हैं सर वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, थोड़ा सा तसल्ली रखें, जब आएगा तब बताएंगे। ओके, थोड़ा सा फास्ट हो जाओ, एकदम तेजी से बनाओ डायग्राम, ऐसे नहीं कि ऐसे देख रहे टी, ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग। ओके, अच्छा किसी दूसरे सब्सटेंस के लिए आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग होगा। ओके, कैलोरीमेट्री वैसे बोरिंग लगता है, हीट कैलकुलेशन, लेकिन आप लोग कहाँ मात खाते हो पता है, एक तो यूनिट का ध्यान नहीं रखोगे, समझ रहे हो, कैलकुलेशन में ही सारा मात खाएंगे और कहीं नहीं। सर मैंने जूल में रख दिया, मैंने कैलोरी में रख दिया, ये सब आना चाहिए आपको, यूनिट्स ढंग से यूज करो। जल्दी नोट कर लो ताकि क्या कहते हैं हम लोग वो ईएम वेव की, हालांकि कोई डाउट होगा नहीं, है कोई डाउट, फिर भी आते आते होंगे लोग जल्दी ही। ओके, नहीं अभी नहीं हुआ है। क्या, किसका, हाँ उनका हो गया कंप्लीट। बस 2 मिनट हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स मुझे बताने हैं, तो बस उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ईएम वेव तो वैसे 10 मिनट में हो जाएगा, कोई डाउट तो होगा नहीं, फिर भी लोग आना शुरू हो गए। कौन कैलकुलेटिव है,
एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, उसमें क्या है। नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं जिनका बहुत लेंथी कैलकुलेशन होता है, तो आप इस बात पे फोकस करें, आपको सब्जेक्ट आना चाहिए। अब कैलकुलेशन ज्यादा है तो वो उस समय पर सभी के लिए ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के लिए ज्यादा है, वो सबके लिए ज्यादा है। और एग्जाम में अपने आप को ये फोकस करो कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन है तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करो वहां पे पहले, ठीक है। पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए, हमेशा याद रखना, और अभी से शुरू कर दो ये प्रैक्टिस। अच्छा, बना लिया डायग्राम? अच्छा इधर देखो, एक मिनट, कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ डेल्टा क्यू वर्सेस टी, तो ऐसा करना, टी वर्सेस डेल्टा क्यू बना के और पेज पलट के देखो, जिस पेज पे आपने बनाया है उस पेज को पलटो और ऐसे करके देखो, जिसमें आपको वाई एक्सिस पे डेल्टा क्यू दिखना चाहिए। कॉपी को ऐसे घुमा लेना कि वाई एक्सिस पे डेल्टा क्यू दिखना चाहिए। दिखा कि नहीं? देखो जैसे ये है, सब बताने पड़ेंगे आजकल के बच्चों को। एक मिनट, एक मिनट, ये आपका डेल्टा क्यू है। अब मैं इस पेज को ऐसे पलट के देखो, इसका डेल्टा क्यू इधर है, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा अपने अकॉर्डिंग। ये यहां से ऐसे देखूंगा ना इसको आर पार, तो मुझे किसका ग्राफ दिख जाएगा? वाई एक्सिस पे डेल्टा क्यू ऊपर कर दो, दिख रहा है? तो वो ग्राफ आपको किसका दिख रहा है? डेल्टा क्यू वर्सेस टी। दिखा कि नहीं? तो आप बना भी सकते हो और आप ऐसे अंदाजा भी लगा सकते हो, यस और नो। याद रखना, उस केस में आपके स्लोप बदल जाएंगे। स्लोप क्या होंगे? 1/ms या m/s? m/s। इतना समझ में आया? अच्छा, इसमें एक पॉइंट पे और बात कर लेते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। अब कभी कभी हम आपको क्या करेंगे कि क्वेश्चन में आपसे कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर हीट को हटा के हमने क्या रख दिया? टाइम। हीट को हटा के टाइम रख दिया है। और क्वेश्चन आपसे कहेगा कि हम कांस्टेंट रेट से हीट कर रहे हैं। किस रेट से? तो इधर देखो, हीटिंग एट कांस्टेंट रेट। वैसे तो ये बताना नहीं चाहिए, आप खुद कर सकते हो। हीटिंग एट कांस्टेंट रेट, मान लीजिए H क्या बताता है? dq/dt। इट इज प्रोवाइडिंग यू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। एक मिनट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो आपको किसके किसके बीच का ग्राफ चाहिए अब? टाइम और टेम्परेचर। तो वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। आपको पता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर H कांस्टेंट है ना, तो योर डेल्टा Q इज इक्वल टू व्हाट? H डेल्टा T। बोलिए, डेल्टा Q किसके बराबर है? H डेल्टा T। तो जैसे आपने आइस वाले केस में इक्वेशन निकाला था, तो अब कुछ नहीं करना है, तो सिंपल सा चेंज करना है। इस डेल्टा Q की जगह क्या रख दूं मैं? तो इस डेल्टा Q की जगह क्या रखा मैंने? H डेल्टा T बराबर कितना? m/s आइस इंटू T+20। क्या कहते हो? तो अब अगर आपको टाइम और टी के बीच का ग्राफ बनाना है तो ये ऐसा आ रहा है, देखो, H/m/s आइस इंटू टी। जीरो से स्टार्ट करें ना, जीरो वाला टाइमिंग था, यस और नो? और ये आ जाएगा कितना? दैट इज -20। क्या कहते हो? तो फर्क क्या पड़ा? मैं सही बताऊं, जितने भी फंक्शन आ रहे हैं ना, हर जगह जहां डेल्टा क्यू है उसकी जगह HT रख दो। आपका फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि H कांस्टेंट रेट से आ रहा है, तो किसी T टाइम तक कितनी हीट गई? H इंटू टी। तो आप डेल्टा क्यू की जगह HT रख रहे हैं बस। तो देखो यहां से इस ग्राफ का स्लोप कितना है, तो बस फर्क क्या पड़ेगा? स्लोप इक्वल्स टू H/m इंटू, पहले क्या था? 1/ms था, तो जैसे 1/ms है, 1/ms में, तो वो 1 की जगह H/ हो जाएगा। अब वो डायरेक्टली स्लोप जो है वो आपका हीट कैपेसिटी के रेसिप्रोकल के बराबर नहीं है। H रेट ऑफ हीट प्रोवाइडिंग अपॉन दैट, यस और नो? और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो हीट अगर कांस्टेंट रेट से दे रहे हैं, तो जब ज्यादा हीट देंगे तो ज्यादा टाइम तक देंगे,
और कम हीट देंगे तो कम टाइम तक देंगे। तो जैसे यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इसमें कम हीट देनी है और इसमें तो यहाँ ज्यादा टाइम तक हीट देंगे, और यहाँ तो यहाँ कम टाइम तक देंगे क्योंकि ये कम हीट है और ये ज्यादा है, तो यहाँ ज्यादा टाइम तक हीट देंगे। यस और नो? तो फटाफट आप लोग ईएम वेव निकाल लीजिए एक बार। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं रेडिएशन प्रेशर क्या है। ये मॉडर्न में हम लोग पढ़ा देते हैं रेडिएशन प्रेशर क्या है। क्लियर है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद पढ़ाया जाता है। फटाफट शीट निकाल लो, वैसे तो कोई डाउट होगा नहीं। देखिए जैसे एक मिनट ऑनलाइन में स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई करो, कुछ स्टूडेंट्स आए हैं क्या डिस्कशन के लिए? वैसे डाउट है नहीं तो कोई आया नहीं होगा। एक ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, शुभम, उसका आंसर है बेटा गामा रेज। ओके, कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा यूज होता है? गामा रेज। ओके, तो देखिए कभी आपसे ऐसे पूछ लेना, इधर सुन लो, ये कई बार आ जाता है। जैसे साउंड है और लाइट है, लाइट हमारी कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है, उसमें ई और बी लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं। और लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स कैसा होता है? तो किसका पोलराइजेशन किया जा सकता है? ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन होता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन, तो जो हमारी लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, तो उनका पोलराइजेशन होगा। और जो हमारा क्या कहते हैं साउंड वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल है, उनका पोलराइजेशन। तो कभी आपसे पूछे कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का पता कैसे चलेगा कि कोई वेव, तो जो पोलराइजेशन शो करेगा वो ट्रांसवर्स है, जो पोलराइजेशन शो नहीं करेगा वो लॉन्गिट्यूडनल है। फटाफट शीट निकाल लो, वैसे तो कोई डाउट है नहीं। हाँ, हीट जो आप दे रहे हैं, दिस इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड या कैलोरी पर सेकंड। कितनी कैलोरी कितने टाइम में आप दे रहे हो। हीट करंट बोलो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बोलो, एक ही बात है। हीट करंट तो इसलिए बोल देते हैं वो करंट से रिलेट कर रहे होते हैं, अदरवाइज ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, 43, 44। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2। अरे बात नहीं यार, बात नहीं। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में है कुछ क्वेश्चन। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 37 फैक्ट बेस्ड है। 38 आ गया। 38 कैसे निकाला भाई? आपको के की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ होती है, और वो होती है ओमेगा बाई के। चलिए ये कंप्लीट हो गया है। उसमें है क्या जो, ये तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं। और क्या, कौन सा एक्सरसाइज है? 4 लेवल 1, वो भी सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा जो और पीवाई क्यूज है ना, वो सब आप कर लेना। किसी को डाउट हो तो मेरे से अलग से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी 9, एक्सरसाइज 4 लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताया था बराबर आते हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16।
इसमें क्या बताना, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में, एक मिनट सुन लो, उसने क्या बता दिया आपको कि दो अलग अलग हैं। पहले बताइए, पहले में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, c, और दूसरे वाले में स्पीड ऑफ लाइट है c/2। बोलो कैसे पता चला भाई, पहले वाले में लिखा है z-ct, तो c उसकी स्पीड ऑफ लाइट है, और दूसरे में लिखा है z-c/2t, तो आपको पता चल गया कि भाई इसकी स्पीड कितनी है, c/2। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2, c अपॉन दिस, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे क्या बोला कि मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक, मतलब उसका सिंपल बिहेवियर वैक्यूम जैसा, किसका जैसा भाई, उसका परमिएबिलिटी म्यू नॉट, लेकिन उसने परमिटिविटी के लिए आपसे कहा है, तो परमिटिविटी का आपको रेशियो चाहिए, तो पहले वाले में तो परमिटिविटी कितनी, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, दूसरे वाले में क्या होनी चाहिए, तो म्यू मैंने आपको बताया था √μr एप्सिलॉन r था, याद आ रहा है किसी को? तो उसने क्या बोला, मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक, तो इसको क्या रख दो 1। व्हाट इज योर एप्सिलॉन r, 4। तो पहले वो एप्सिलॉन r था आपका एप्सिलॉन नॉट, और बाद में 4 × एप्सिलॉन नॉट, द रेशियो वुड बी 1/4। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन है? एक बात मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, पिछले सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आप लगा लेना, लगभग सब एक जैसे ही हैं, किसी में वेव आई कैप में जा रही है, किसी में जे कैप में जा रही है, किसी में के कैप में जा रही है। क्लियर? उसके करस्पॉन्डिंग, और कॉम्प्लिकेटेड है तो मैंने आपको क्या तरीका बताया है, ओमेगा टी का मल्टीप्लायर पॉजिटिव बनाकर जो साइड में लिखा है वो -k.r है, और जो k की डायरेक्शन होगी वही आपके वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, और फिर बाकी सारी चीजें एज इट इज निकाल लेंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्लास के लिए कोई होमवर्क नहीं है, आगे हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो ये ध्यान रख लेना कि पोलराइजेशन कौन सी वेव शो करती है, और लाइट हमारी कैसी वेव है, ट्रांसफर। तो साउंड वेव और लाइट वेव, ये साउंड वेव आपका पोलराइजेशन शो, और आपका ये शो करेगा, बाकी आपने पोलराइजेशन में पढ़ा होगा। ओके, थैंक यू।